हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का पूरा पार्ट मतलब जितने भी चैप्टर है एक ही बार में सारे कंप्लीट कर लेंगे ताकि बार बार हमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अभी लास्ट सीटेट के फॉर्म भरे गए थे, अब आगे सीटेट का पेपर होगा और जिसने पहले पेपर दिया होगा या जिसने सिलेबस देखा होगा उसको पता होगा कि जो सीटेट है वो एसएसटी का जो पार्ट है वो 6 to 8 की क्लास से कवर करती है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम बार बार एक एक चैप्टर को ना लेके सीधे जो 6 क्लास की जो एसएसटी है उसके नोट्स तैयार करके और उसके वीडियो आप तक पहुंचाए। तो मैं मतलब आलतू फालतू की चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट जो पॉइंट है उन वो पॉइंट है इसमें, यानी कि आप नोट्स मान सकते हो एक टाइप से कि ये 6 क्लास की ज्योग्राफी के नोट्स हैं। और जैसे ही पॉलिटिकल के नोट्स और हिस्ट्री के नोट्स तैयार हो जाएंगे क्लास वाइज तो वैसे वैसे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बस आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। वीडियो तो देख लेते हो भाई, लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा जिससे और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए मेरा मन करेगा, हाँ भाई कि ये वीडियो लानी है, ऐसा करना है इस टाइप में। तो प्लीज़ भाई इतना आप थोड़ा सा सपोर्ट करना कि लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम में ज्ञान यात्रा जीके, आप उस पर मैसेज डाल देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी पूरी पीडीएफ तैयार नहीं हुई है क्लास 8 तक, जैसे ही तैयार होगी वैसे ही आपको बता देंगे और फिर आपको पूरी मतलब 6 to 8 के जितने भी नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट हर एक पार्ट के, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के, वो सारे आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी नोट्स चाहिए मैसेज कर देना। और अगर आपने ये नोट्स कर लिए ना तो एनसीईआरटी से तो आपका 6 to 8 के एनसीईआरटी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी की बात करें तो पहला है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में चमकने वाली सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम तारों की बात करते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? इसको रात के आकाश को देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न दिखाई देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। देखो ये पैटर्न यहाँ बना हुआ, ठीक है, अलग अलग टाइप का पैटर्न बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो सौर मंडल में, उसमें बहुत सारे नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है उर्सा मेजर या बिग बेयर, यह एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट हमारा सप्तऋषि। तो यह सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्रों में से एक है। यह 7 तारों का समूह है। सप्त से ही पता लगता है हमें 7 तारों का। और पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा, देखिए बना हुआ यहाँ पर एक पैटर्न है, ठीक है। ये 7 तारों का क्या है? एक पैटर्न है जिसको उर्सा मेजर या तारामंडल का हिस्सा बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ध्रुव तारा। ये ऊपर ये दिखाई दे रहा है ध्रुव तारा। प्राचीन काल में लोग तारों की मदद से रात में दिशाएं निर्धारित करते थे, क्योंकि उस टाइम पर ना तो वॉच होती थी ना फिर ऐसा कुछ होता था जिससे पता लगे। तो नॉर्थ स्टार उत्तर दिशा में ही होता है, इसलिए इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। तो बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है? तो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करता है? दिखाता है। यह हमेशा आकाश में एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि के सूचक तारों या कि इंडिकेटर स्टार को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं सीधे ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। मतलब कि जो ये लाइंस मिली हुई है ये डायरेक्ट क्या किसकी तरफ इशारा करती है? ध्रुव तारे की ओर इशारा करती है, जिससे पता लग जाता है कि ये क्या है? एक ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा को दिखाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रह की। तो ग्रह क्या होते हैं? ठीक है, तो ग्रह की बात करें तो कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है। यानी बात करें ग्रह की तो ग्रह के पास क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द पेल्टोनटाई से निकला है, जिसका अर्थ होता है भटकने वाला, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी है कि इसका अर्थ क्या होता है? भटकने वाला होता है, और ग्रीक शब्द से इसका अर्थ निकला है प्लेनोटाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वी की। मतलब अब पृथ्वी की बात करते हैं तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक क्या है? ग्रह है। यह अपनी सारी ऊष्मा व प्रकाश सूर्य से सबसे जो नज़दीक तारा से प्राप्त करती है। यानी कि जो सूर्य है वो एक तारा है और पृथ्वी के क्या है? सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट आए हम सौर मंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की। तो सोलर मंडल में क्या क्या है?
सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे सौर परिवार कहा जाता है। और इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, ये रहा। गर्म गैसों से बना होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत होता है, खिंचाव व बिल देता है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य। सूर्य की बात करें तो यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह विशाल और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। यह खिंचाव यानी कि पुलिंग फोर्स प्रदान करता है, जिससे क्या होता है? ये सौरमंडल को बांधे हुए होता है। सौरमंडल में सेंटर में ये होता है, जिससे कि पूरे सौरमंडल को अपनी तरफ खींचता है, और खिंचाव के कारण ये क्या होता है? सौरमंडल आपस में बंधा हुआ है इसके कारण। नेक्स्ट है सूर्य सौरमंडल के ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। और सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो ग्रह क्या है? अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी की बात करें तो एक ग्रह है जो सूर्य से अपनी ऊष्मा व प्रकाश लेती है। नेक्स्ट है सौरमंडल। तो सौरमंडल में सूर्य है, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सौरमंडल का केंद्र व मुख्य क्या है? तो सूर्य है। और सूर्य क्या है? तो ऊष्मा प्रकाश का स्रोत है, खिंचाव बल देता है, और पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर क्या है? दूर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रह की। तो ग्रह क्या है? तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि लाइन वाइज है क्या। तो ग्रह, अगर हम ग्रह की बात करें तो सूर्य के सबसे पास ग्रह या प्लेनेट कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बहुत बार ये साइज के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो साइज में देखें तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि आता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सूर्य से दूरी की, उसमें तो सूर्य से दूरी की बात करें तो जो बुध है वो सबसे पास है, और जो नेपच्यून है वो सबसे क्या है? दूर है। और पृथ्वी कहा जाता है तो पृथ्वी कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। ठीक है, बुध, मरकरी, अच्छा सूर्य से दूरी के आधार पर बुध, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्या है? ये सभी सारी ग्रह है जिसको सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग बताई गई है। नेक्स्ट इनकी ऑर्बिट की बात करें, कक्षा की, क्योंकि ये भी तो एक राउंड लगाते हैं एक ऑर्बिट में। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निर्धारित लंबे पथों पर घूमते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या कक्षा बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वीनस की। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि अर्थ क्वीन माना जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के क्या है? समान है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुध की। तो यह सूर्य के सबसे निकट है, और अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है। नेक्स्ट है बोने ग्रह। तो प्लूटो प्लूटो सैरस 2003 यूबी 313 जैसे पिंड अब बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो प्लूटो है वो पहले एक ग्रह था, लेकिन ये क्या होता था? जो इसका ऑर्बिट है ना, वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे के ऑर्बिट में राउंड लगाना स्टार्ट कर देता था, जिसके कारण क्या है? इसको ग्रह की कैटेगरी से निकालकर बोने ग्रह की कैटेगरी में क्या कर दिया गया है? डाल दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा। दूसरों के हिसाब से सूर्य का तीसरा और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्या है? 5th नंबर में सबसे बड़ा है, लेकिन सूर्य के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 3rd नंबर पर आता है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए इसका आकार कैसा है? जियोड है कहा जाता है। जियोड का अर्थ है पृथ्वी जैसी आकृति। अंतरिक्ष से देखने पर यह कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग किससे ढका है? पानी से ढका है, इसलिए क्या बोला जाता है? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हम चंद्रमा की बात करते हैं। यह एक प्राकृतिक उपग्रह है जो किसका है? पृथ्वी का है। इसका व्यास लगभग पृथ्वी का 1/4 है। नेक्स्ट है, ये पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करने में इतना ही समय लेता है। ठीक है, तो कितनी दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर है। जो ये दिन है ना, ये 27 दिन में पूरा करता है। तो आपने देखा होगा कि हर 3 साल के बाद चौथा साल हमारा लीप ईयर आता है। तो ये जो दिन है ना, ये 27 दिन कुछ मिनट और है। ठीक है, कुछ घंटे और मिनट है, वो थोड़े थोड़े ऐड होते 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 चौथे साल में पूरा एक दिन बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हर 4 वर्ष में लीप ईयर आता है, और जिसमें 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खगोलीय पिंड की। तो उपग्रह की बात करें तो यह खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित क्या होता है ये? हाँ, कुछ उपग्रह कैसे होते हैं? मानव निर्मित होते हैं, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जैसे इंसेक्ट, RS एडसेट, जिनका उपयोग क्या करते हैं? उपचार के या संचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्षुद्र ग्रह की। तो तारों और ग्रह उपग्रह के अलावा कई छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं?
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उल्का पिंड की। तो सूर्य के चारों ओर मौजूद छोटे छोटे पिंड जो अंतरिक्ष में घूमते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। यानी कि जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पिंड होते हैं, जब ये पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलते हुए टूटते तारों के रूप में दिखाई देते हैं। देखो अब बात करते हैं उल्का पिंड की। तो बहुत बार क्या होता है कि ये पृथ्वी से बाहर ही जल जाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते। लेकिन बहुत बार ये होता है कि कुछ बच जाते हैं एस्ट्रॉइड, ये मीटर उल्का पिंड सॉरी, हाँ मेट्रॉइड्स, कुछ मेट्रॉइड्स बच जाते हैं जो पृथ्वी पर आ जाते हैं और ये जहाँ पृथ्वी पर गिरते हैं वहीं पर झील का निर्माण, मतलब एक बहुत बड़ा खड्डा कर देते हैं, ठीक है, गड्ढा कर देते हैं, जिससे क्या होता है बारिश के टाइम वहाँ पानी भर जाता है और वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अच्छे से देखेंगे कि उल्कापिंड मतलब वह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं और रोशनी पैदा करते हैं। कभी कभी बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर गिरकर गड्ढा बना देते हैं, जिससे क्या होता है बारिश के टाइम में वहाँ पानी भर जाता है और वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करें मिल्की वे की। तो यह लाखों तारों, धूल और गैसों के बादलों की एक विशाल प्रणाली है। हमारा सौरमंडल इसे मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसे बहती हुई प्रकाश की नदी भी माना जाता है। ये है मिल्की वे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मांड की। तो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मांड बनाती है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले ग्लोब की बात करें कि ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ग्लोब कैसा प्रतिरूप है। तो ग्लोब कैसा है, वास्तविक प्रतिरूप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेटर की, यानी कि विषुवत की। तो ये क्या है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये रही, ठीक है, जो 0 डिग्री पर है। ये उत्तर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। कौन सी, इक्वेटर रेखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षांश क्या होता है। मतलब ऐसी लेटी हुई लाइन जिसको लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो लेटी हुई लाइन होती है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी अक्षांश बोलते हैं। विषुवृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और इन्हें डिग्री में मापा जाता है। देख सबके ऊपर डिग्री लगी हुई है, ठीक है। डिग्री वर्त, विषुवृत्त को 0 डिग्री अक्षांश और उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री माना जाता है। ठीक है, देखो ये जहाँ ये ऊ लगा है मतलब कि उत्तर की बात हो रही है, द लगा है तो दक्षिण की बात हो रही है, और विषुवृत्त कौन सा है, इक्वेटर में, यानी 0 डिग्री होता है। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की। तो महत्वपूर्ण हमारी 4 है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक वर्त। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। तो कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री है उत्तर में। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री है लेकिन दक्षिण की बात हो रही है। नेक्स्ट विषुवत 66.5 डिग्री उत्तर की आर्टिक वर्त है, और अंटार्कटिक वर्त की बात करें तो वो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये 4 रेखा याद रखना है। नंबर सबके सेम है, बस उत्तर दक्षिण चेंज हुआ है। आर्टिक वर्त याद रखना है, वो उत्तर का है, और अंटार्कटिक वर्त किसका है, नीचे दक्षिण का है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की, यानी कि हीट जोन की। तो सबसे पहले आता है टोरिड जोन। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट जोन की। तो कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता, इसलिए यहाँ का तापमान कैसा रहता है, कम रहता है, इसलिए यहाँ पर वो सर्दी भी रहती है। नेक्स्ट बात करें फ्रीज्ड जोन की। तो उत्तरी गोलार्ध में आर्टिक वर्त व उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वर्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 37 से ज़्यादा ऊपर दिखाई नहीं देता। ये साथ में डायग्राम इसलिए दिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जैसे ही आप ये नोट्स अगर रिवाइज करोगे, बार बार पेपर के टाइम पे भी रिवाइज करोगे, तो आप इस डायग्राम को देख कर क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे देशांतर क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी, ऐसे याद रख सकते हो, लॉन्गिट्यूड लंबी। तो जो लंबी लाइन होती है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली सभी संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामांतर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मेडिटेरेनियन की, यानी कि प्रमुख यामांतर की। तो यामांतर जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश राज के वेधशाला है। तो ब्रिटिश राज के वेधशाला कहाँ पर है, लंदन में स्थित है, और इसका मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर है, मतलब यहीं से वो काउंट होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बांटा हुआ यह लाइन जो कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में विभाजित करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये लॉन्गिट्यूड है ये टाइम के लिए, ये टाइम पे डिपेंड करती है, यानी कि मतलब जो टाइम है वो लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, ना कि लैटिट्यूड पे। ये भी आता है एक बार क्वेश्चन, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे देशांतर और समय। तो समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति माना जाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 366 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ यह है कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री जो अर्थ है वो घूम जाती है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उसे 15 डिग्री पूर्व में समय 1 घंटा आगे होता है। वह 15 डिग्री पश्चिम की बात करें तो उसमें 1 घंटा पीछे होता है। ठीक है, यानी कि अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उससे अगर 15 डिग्री पूर्व की बात करेंगे तो वहाँ पर 1 बज जाएगा, और अगर पश्चिम की बात करेंगे तो वहाँ पर कितना बच जाएगा, 11 बज जाएगा। ठीक है, यानी कि पश्चिम में 1 घंटा घटता है, और अगर पूर्व की बात करें तो उसमें 1 घंटा क्या होता है, ये दे रखा, बढ़ता है। ठीक है, पूर्व में बढ़ता है, पश्चिम में क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानक समय की शुरुआत की। तो अलग अलग यामांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में कितना अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया था कि कितना अंतर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय की बात करें IST की, तो भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट को मानक यामांतर माना जाता है, और यह समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो ये ध्यान रखना, कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। और भारत में कौन सी डिग्री मानी जाती है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं समय क्षेत्र की। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइम है, मानक समय अपनाए गए हैं। तो रूस की बात करें तो रूस में कितने हैं, 11 मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है और हमारा थर्ड चैप्टर शुरू होता है पृथ्वी की गति, जिसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोटेशन क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाना या घूमना क्या बोलते हैं, रोटेशन बोला जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है। तो पृथ्वी को अगर एक राउंड पूरा करने में टाइम की बात करें तो 24 घंटे लगते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, पृथ्वी दिन उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये है कि एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। आगे हम देखेंगे रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है, और इसमें 365 1/4 दिन का टाइम लगता है। तो अगर पृथ्वी, जिसको रोटेशन किसको बोलते हैं, कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, उसको क्या बोला जाता है, उसको रोटेशन बोला जाता है। और अगर रिवोल्यूशन की बात करें तो जो अर्थ पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण बोला जाता है। अगर हम बात करें घूर्णन की तो वो 24 घंटे लगाती है, और परिक्रमण की बात करें तो वो 365 1/4 डे क्या लगाती है। ठीक है, दिन पूरा करती है एक वर्ष में, जिससे क्या होता है, ये थोड़े थोड़े दिन बचे हुए जो ऐड होकर वो चौथे ईयर में क्या हो जाता है, 360 डेज हो जाते हैं, यानी कि पूरा एक दिन बच जाता है, जिससे 360 मतलब 366 में क्या होता है, लीप ईयर बन जाता है हर चौथे साल में। ठीक है, अब जैसे देखिए इधर देखिए, सेंटर में कौन है, सन है, और ये पृथ्वी कैसे है, इसके चारों ओर जो राउंड लगा रही है उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो पृथ्वी का झुकाव। तो क्या है, पृथ्वी की दूरी काल्पनिक रेखा अपने कक्षीय तल से 66 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। आगे बात करते हैं परिदीप्तवर्त की, कि परिदीप्तवर्त होता क्या है। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें ऐसे ही यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, और ध्रुवीय दिन अक्षेत्र, दिन का क्षेत्र, रात का क्षेत्र, ध्रुवीय रात की है, मतलब ग्लोब का वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या बोलते हैं, परिदीप्तवर्त बोला जाता है। ठीक है, जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीप वर्ष की। तो हर वर्ष के बचे हुए 6 घंटे और 4 वर्ष में मिलकर एक दिन 24 घंटे बनाते हैं, जिसे फरवरी माह में जोड़ा जाता है, और हर चौथे साल क्या होता है, 366 डेज होते हैं, यानी कि लीप ईयर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं की। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर अयांत क्या होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, और कर्क रेखा पर जो किरणें हैं सूर्य की वो सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी अयांत की। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी क्या मानी जाती है, रात मानी जाती है। अगर उत्तरी अयांत की बात करें तो 21 जून को माना जाता है, और अगर दक्षिणी अयांत में बात करें तो 21 दिसंबर को माना जाता है।
अब बात करते हैं कि विषुव क्या होता है। तो इसकी बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। सूर्य विषुवतीय रेखा पर कैसा पड़ता है? लंबवत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशांतर और टाइम की। तो प्रधान यामांतर क्या होता है? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाले यामांतर, जहां ब्रिटिश राज के वेदकाला स्थित है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। हमने सेकंड पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना कि 2 भागों में बांटती है, एक में ईस्ट है और एक में वेस्ट है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं समय की। थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे अच्छे से। पृथ्वी 24 घंटे में 366 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और मिनट की बात करें तो 4 मिनट में 1 डिग्री वो क्या है? घूमती है। ग्रीनविच पर दोपहर के 12 यानी कि 0 डिग्री माना जाता है। 15 डिग्री पूर्व के समय की बात करें तो 1 घंटा आगे, और 15 डिग्री पश्चिम की बात करें तो 1 घंटा क्या होता है? पीछे होता है। जिसे क्या बोलते हैं? प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र एक समान समय क्षेत्र कहलाता है। और इस प्रकार जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन में क्या है? डिवाइड है, ठीक है। ये सिर्फ एक बार आपको रिवीजन के लिए था, ताकि आप पिछला भूले ना। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगोल मानचित्र की। तो क्या है? हम चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप मतलब कि अगर आपने ये तीनों चैप्टर यहाँ से कर लिए तो आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है, यहाँ से आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। अब हम चैप्टर 4 करते हैं मानचित्र। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं मानचित्र। मानचित्र के प्रकार देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो अगर भौतिक की बात करें तो भौतिक मानचित्र के अंडर क्या क्या आता है? तो भौतिक मानचित्र हमेशा प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत का, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियां हो गई आदि को दर्शाने वाला मानचित्र होता है। तो भौतिक मानचित्र कैसा होता है? जो नेचुरल चीजों को दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र की। तो ये क्या दिखाएगा? ये राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व उनकी सीमाओं को क्या करता है? दिखाता है। उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तो उस टाइम मेरे पेपर में यही वाला क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा मानचित्र है जिसमें नगरों को दर्शाया गया है। तो वो कौन सा होगा? राजनीतिक मानचित्र है, जो नगरों व शहरों की सीमाओं को दर्शाता है। एक और क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर से, आगे बताऊंगी आपको। आगे है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? जो किसी तरह की विशेष जानकारी देता है, यानी कि जो स्पेशल जानकारी देता है उसको थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन या उद्योग के वितरण वाले मानचित्र, जो किसी स्पेशली चीज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, मुझे बताना कि प्राकृतिक चीजों के लिए कौन सा? भौतिक मानचित्र। और किसी भी शहर की सीमा हो गई, राज्य हो गए, नगर, सिटी, विलेज वगैरह को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र। और किसी स्पेशल चीज की बात करें तो थीमेटिक मानचित्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानचित्र के तीनों घटक क्या है। तो जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने पिछले एमसीक्यू किए थे बहुत, ठीक है। तो मतलब जो मैंने एमसीक्यू किए थे उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि मानचित्र किन 3 घटकों पर डिपेंड है। तो 3 अलग अलग ऑप्शन थे और फोर्थ ऑप्शन में था इन, या तो सभी थे, ऐसा ही कुछ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा। हाँ, इसमें ऐसा था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक अलग था। और ऐसे पूछा था कि मानचित्र के 3 घटकों में से कौन सा नहीं है। तो वो चौथे ऑप्शन था, जो भी था मुझे याद नहीं है प्रॉपर कि वो ऑप्शन क्या था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन था कि उसमें दूरी, दिशा और प्रतीक, ये क्या है? मानचित्र के 3 घटक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूरी क्या होती है। तो मानचित्र पर पैमाना जो स्केल होता है, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। जो वास्तविक दूरी है और जो मानचित्र पर जो हम दूरी दिखाते हैं, यानी कि ये इस टाइप की, तो उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम दिशा की बात करते हैं। तो दिशा तो सबको पता ही होगा कि डायरेक्शन होती है। जैसे डायरेक्शन, मुख्य डायरेक्शन कितनी होती है? मेन कितनी होती है? 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होती है, ठीक है। और अगर हम उप दिशाओं की बात करें तो उप दिशाएं किसको बोलते हैं? इनको बोलते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एंड उत्तर पश्चिम को क्या बोला जाता है? उप दिशाएं बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपास की। कंपास क्या होता है? दिक सूचक जिसको बोलते हैं। तो मुख्य दिशा का पता लगाने वाले या जिसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है उसको क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। तो एन वाली नॉर्थ और नीचे वाली जो ब्लू है वो कौन सी होती है? साउथ। ये कलर याद रखना, लाल सिरा उत्तर को दिखाता है और नीला सिरा दक्षिणी दिशा को दिखाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे रेखा चित्र क्या होता है, सॉरी रेखा चित्र क्या होता है। तो बड़े पैमाने पर बिना पैमाने के खींचा गया कच्चा रेखा, यानी कि बस ऐसे ही रफली बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? रेखा चित्र बोलते हैं। और खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या होता है? खाका बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये है,
कि एक पेज पर ऐसे बना दिया कि यहाँ पार्क है, यहाँ विद्यालय, यहाँ तालाब है। इस टाइप में एक बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं, जिसको प्लान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया था मेरे वाले पेपर में, जो जब मैंने सीटेट दिया था। ठीक है, तो उसमें सॉरी उसमें ये वाला क्वेश्चन था कि जो राज्य की सीमा है वो कौन सी, मतलब उसमें 4 ऑप्शन थे इस टाइप में। एक में बड़े वाले डैश थे, एक में ऐसे थे, किसी में स्टार बना हुआ था, किसी में सर्कल था। उसमें बोला था कि राज्य सीमा किसको दर्शाती है, मतलब राज्य सीमा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो राज्य सीमा को दर्शाता है, इस टाइप का कुछ था। तो ऐसे जो छोटे छोटे डॉट होते हैं वही राज्य सीमा को दिखाते। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि नदी का प्रतीक कौन सा है, तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन। पर्वत का प्रतीक कौन सा है, तो ऐसे जो बने हुए उसको बोलते हैं। पेड़ से तो वन सीधा याद ही हो जाएगा, इस टाइप का है वो रेलवे लाइन को दिखाता है, और राजमार्ग यानी एक सीधी लाइन होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं नगर, तो सर्कल नगर को दिखाता है। और अगर गांव की बात करें तो जो स्क्वायर है वो गांव को दिखाएगा। स्टार की बात करेंगे वो राजधानी को दिखाता है, और प्लेन से हवाई अड्डा, ये क्लियर हो ही जाएगा। और जो ये छोटे छोटे डैश होते हैं ये राज्य सीमा को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम चैप्टर 5 पे पहुंच गए हैं। चैप्टर 5 की बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो ये देखा भूमि, जल और हवा। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे पृथ्वी की, पृथ्वी है क्या। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, और जीवन के लिए आवश्यक तत्व यानी कि भूमि है, जल है और हवा क्या है, मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुझे ये बताना है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोला जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कि पीछे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था वो क्वेश्चन कि पृथ्वी को और क्या बोला जाता है, कि कौन सा प्लेनेट बोला जाता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पृथ्वी के परिमंडल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल की। पृथ्वी का डेबैट ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, यह भूपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से क्या है, बना है। ठीक है, ये दे रखा है जहाँ हम रहते हैं, पेड़ है, पौधे है, पहाड़े, क्या होता है, स्थलमंडल, भूमंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। तो जलमंडल जल से ही पता लग रहा है, पानी। पृथ्वी की वह सतह जहाँ वह बहुत बड़ा अक्षेत्र जो पानी से ढका हुआ है। पानी का 71% जल है, सॉरी, पृथ्वी का 71% जल है। और स्थल की बात करें यानी कि अर्थ की बात करें तो वो 29 है, क्या है, लैंड है। ठीक है, ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है कि 71% यहाँ वाटर है और 29% क्या है, लैंड है। नेक्स्ट और सबसे मेन चीज़ है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली गैसीय परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है गैस की, उसको क्या बोला जाता है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि इसकी लेयर कौन सी है। तो इसको 5 लेयर में या 5 मंडल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है शोभ मंडल, देन समताप मंडल, थर्ड नंबर पे है मंडल मंडल, मध्य मंडल, एंड फोर्थ है ताप मंडल, एंड लास्ट की बात करें तो ब्रह्मंडल क्या है। ये 5 मंडल में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवमंडल की। तो जीवमंडल क्या होता है, बायोस्फीयर। अगर मैं आपको फोटो के थ्रू बताऊं तो पानी, अर्थ और हवा। ठीक है, ये जहाँ तीनों ये चीजें होती है, जहाँ तीनों चीजें मिलती है उसको जीवमंडल या बायोस्फीयर बोला जाता है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, वैश्करणीय अक्षेत्र जहाँ जल, स्थल और हवा एक साथ मिलते हैं और जीवन संभव बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन याद रखना कि जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूमंडल की मुख्य विशेषता। तो माउंट एवरेस्ट सबने सुना होगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरियाना ग्रंथ। मेरियाना ग्रंथ सबसे गहरी खाई है, मतलब सबसे गहरा भाग है पृथ्वी का, प्रशांत महासागर में ये स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग है जिसकी गहराई 11,222 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर क्या है, इसकी गहराई है, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाद्वीप की। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, 7 मुख्य महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये क्या है, एशिया है जो सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है जो एशिया से बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है उत्तरी अमेरिका और फोर्थ पे आता है दक्षिण अमेरिका, ये भी एक दूसरे से क्या है, टच है। तो बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये जुड़े हुए हैं यहाँ से, ये कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़े हैं, तो ये पनामा जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पे हमारा 5th नंबर पे आ जाता है अंटार्कटिका, और 6th की बात करें तो ये यूरोप है जो एशिया और अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। और 7th हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सॉरी, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं
महाद्वीप के बारे में अगर हम देखें तो महाद्वीप का क्षेत्रफल वगैरह देखते हो, एशिया का क्षेत्रफल कितना है, 43.82 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, और ये क्या है सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट अफ्रीका की बात करते हैं, 30.37 भूमध्य रेखा इसके मध्य से क्या होती है, गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो 24.7 है। ग्रेट कैन्यन यहाँ पर क्या है, स्थित है, ये याद रखना कि क्या है यहाँ पर, ग्रेट कैन्यन। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अमेरिका जो 17.84 है, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं अंटार्कटिका, 14 है, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, यहाँ पर जीवन नहीं है, यहाँ पर आज तक आपको कोई भी इंसान नहीं गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप 10.18 है, सबसे छोटा है परंतु घनी आबादी वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 8.60 है, चारों ओर महासागर से क्या है यहाँ पर घिरा हुआ है। यहाँ भी साइड में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, कर्क रेखा से होकर, इसमें से सिर्फ एक ही रेखा जाती है, वो है कर्क रेखा। नेक्स्ट की बात करते हैं यूरोप, तो एशिया के पश्चिम में स्थित है, वो हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट है अफ्रीका, एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी क्या है, यहीं पर बहती है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो कौन सी हो गई, एंडीज हो गई, और वो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेज़न नदी भी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में ही है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। देखा था ना, बिल्कुल अकेला है सॉरी। अंटार्कटिका ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित और हमेशा क्या है, ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया की, जो हमारे कॉन्टिनेंट, इनको अच्छे से देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले एशिया की बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि एशिया और यूरोप जुड़े हुए, तो कुछ तो होगा जो इनको अलग करता है, तो क्या है, वो यूराल पर्वत है जो क्या है, इनको अलग करता है। नेक्स्ट हम यूरोप की बात करें, एशिया की कहाँ स्थित है, पश्चिम में स्थित है, और आर्टिक वर्त इससे होकर गुजरता है, ठीक है। तो कौन सी वर्त होकर गुजरती है, आर्टिक वर्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका की, जो सब सेकंड लार्जेस्ट है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यानी कि तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, और विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान सहारा भी कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा यानी कि थर्ड लार्जेस्ट है। पनामा जल संधि के थ्रू दक्षिण अमेरिका से ये क्या है, जुड़ा है। देखो, ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये पनामा जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी, अमेज़न नदी भी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसे क्या बोला जाता है, ये मेन है, ये याद रखना, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं अंटार्कटिका की, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखा था हमने मैप में कि बिल्कुल लास्ट में था ये, और हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। भारत के यहाँ पर शोध संस्थान 2 है, एक मैत्री है और एक भारतीय, ठीक है। मैत्री और भारतीय यहाँ पर भारत के 2 शोध संस्थान है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड है और बर्फ है, लेकिन हर एक देश के अपने यहाँ पर शोध संस्थान बने हुए हैं, ठीक है। तो भारत हमारे लिए मेन भारत है, तो भारत की बात करें तो 2 है, मैत्री और भारतीय, ठीक है। एक थर्ड भी बना था, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद एक थर्ड भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलमंडल और महासागर की, तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 5th। जलमंडल की बात करें तो अभी ऊपर बताया था कि 97% जल, सॉरी वो अलग था, पृथ्वी का 97 से अधिक जल महासागरों में से है जो क्या है, बहुत खारा है। तो अभी हम देखते हैं कि महासागर, तो ये प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है और लंबा है, लगभग कैसा है, वर्ताकार है। तो आकृति इनकी, जो इनका डिजाइन है, जो शेप है, वो याद रखना है। तो प्रशांत महासागर की बात करें, सबसे बड़ा है और वर्ताकार है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, यह एस की आकृति का है, इसकी तट रेखा बहुत अधिक क्या है, दंतावृत है, जो प्राकृतिक पहुंचराव के लिए आदर्शित है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी तट रेखा है वो बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि वहां पर पहुंच रहा है, मतलब जो नाव वगैरह होती है, नाव वगैरह की
शिप वगैरह होती है, यहाँ पर क्या है, एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह समझ आता है क्या होता है कि यहाँ पर सामानों का आवाजावा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इसकी तटरेखा है वो बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जहाज वहाजों का आना जाना है, यहाँ पर बंदरगाह है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि जो इसकी तटरेखा है वो दंतरस मतलब कि खराब हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंद महासागर की। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया वो है हिंद महासागर, भारत के नाम पर रखा गया है। और अगर इसकी डिजाइन की बात करें आकृति की, तो वो कैसी है, त्रिभुजाकार क्या है इसकी आकृति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण महासागर की। अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से क्या करता है, घेरता है। नेक्स्ट हमारा आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के द्वारा क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर था कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर एक दूसरे के पास थे, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये बेरिंग जल संधि के द्वारा क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों की। तो वायुमंडल की कितनी परत है, टोटल 5 परत है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये नंबर याद रखना, कितना फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि गैसों का संगठन। तो नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। ऑक्सीजन की बात करें 21% है। अदर गैसेस की बात करें CO2 और आर्गन वगैरह, मतलब इस टाइप की बहुत सारी है, और तो वो 1% है। नेक्स्ट है परतें। तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप और बरिमंडल देखा था। सबसे पहले शोभ मंडल आता है, नेक्स्ट समताप मंडल, नेक्स्ट मध्य मंडल, और फोर्थ पे ताप मंडल, एंड लास्ट एंड 5 है बरिमंडल। नेक्स्ट हम देखेंगे तापमान और दबाव। तो ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व और तापमान क्या होता है, घटता है। ये ध्यान रखना है, घटता है। ये डायग्राम देखा कि ऊंचाई और तापमान ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये घटता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 6, हमारा देश भारत। भौगोलिक विस्तार। भारत उत्तर हिमालय में, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। मैप के थ्रू देखेंगे, ये इंडिया है, ऊपर क्या है, हिमालय है, और अगर इसके ईस्ट की बात करें तो अरब सागर है, और अगर वेस्ट की बात करें तो क्या है, ईस्ट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट की बात करें तो अरब सागर है, और नीचे इसकी बात करें तो क्या है, हिंद महासागर है। ये याद रखना। नेक्स्ट इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। विस्तार की बात करते हैं, उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी दूरी कितनी है, 3200 किलोमीटर है। और अगर यहाँ से बात करें कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच की, तो वहां पर कितनी है, 2900 किलोमीटर क्या है, इसकी दूरी है। हाँ, ये देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो 3200 किलोमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो कितना है, 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य से होकर क्या होती है, गुजरती है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय कौन सा था, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड था। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कौन सा था, लॉन्गिट्यूड था। तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक था। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की और गुजरात के। स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का क्या माना जाता है, भारत का मानक यामांतरिक समय माना जाता है। ये डिग्री याद रखनी है, 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, इसका मानक समय है भारत का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो वो कितने हैं, 7 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका क्या है, पड़ोसी देश है। और अगर म्यांमार और श्रीलंका की बात करें तो ये क्या है, ये हमारे जल वाले हैं, ठीक है, एक होता है लैंड वाले, एक होता है जल वाले। तो म्यांमार और श्रीलंका हमारे जल वाले नेबर है, और श्रीलंका भारत से किससे अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। राजनीतिक विभाजन की बात करें तो भारत में 28 राज्य है, वे 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इंडिया की कैपिटल की बात करें, सबको पता होगा कि दिल्ली है। नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट है बस, भौतिक विभाजन की बात करते हैं। हिमालय पर्वत, इसे बर्फ का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ पड़ती है। इसको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हमें बस ये याद रखना है कि एक तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हिमाद्री कौन सा है, वर्ध हिमालय है, और हिमाचल कौन सा है, मध्य हिमालय है, और लास्ट कौन सा है, शिवालिक है। ठीक
है, तो एक बार मैंने देखा था मतलब प्रीवियस ईयर वाले में कि जो सबसे नीचे है उसको कौन सा बोला जाता है, तो शिवालिक है, जो थर्ड वाला है, लास्ट वाला है। उत्तरी मैदान की बात करें तो हिमालय के दक्षिण में स्थित ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निपेक्षों से बने हैं और कृषि के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत महामरुस्थल की। तो भारत के पश्चिम भाग में स्थित शुष्क, गर्म और रेतीला क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ विश्व की सबसे पुरानी संकरलाई अरावली स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों से नर्मदा और तापी नदी बहती है जो अरब सागर में गिरती है। तो किससे, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और तापी नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य और सतपुड़ा से निकलती है, जो कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तटीय मैदान। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी है पूर्व की ओर जो बहती है, पूर्वी घाट वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वीप समूह की। तो भारत में 2 द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है, एक अंडमान निकोबार है जो बंगाल की खाड़ी में क्या है, स्थित है। हमारे क्लास 6 की जो ज्योग्राफी का था पूरा चैप्टर जितने भी थे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं नोट्स। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और प्लीज़ लाइक और शेयर करना। आपने अगर ये नोट्स कर लिए ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है क्लास 6 की। ठीक है, तो आपके सीटेट में जो भी एसएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, मोस्टली कवर हो जाएगा। यहाँ से जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो तो देते ही हैं इधर उधर से, लेकिन एनसीईआरटी से जो आएगा वो इधर से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब